ठीक है, हमारे पास जो लास्ट पिछली क्लास में जो ठीक है फाइनल पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यह बहुत ब्रीफली अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में जो भी पॉइंट्स कवर किए उनको ही मैं मेंशन कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमने कवर नहीं की। हम लोग स्टार्ट फरमैश प्रिंसिपल से करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ सेलेक्ट करेगी। ठीक है, तो पता चलता है कि सेम मीडियम में स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी, लेकिन अगर लाइट रे किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में आ रही है, ठीक है, तो फर्मास प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ठीक है लाइट वही पाथ सेलेक्ट करेगी जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक, और साथ साथ ये भी ट्रू होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे सेम प्लेन में रहेंगे। फर्मास प्रिंसिपल का कॉन्सिक्वेंस है। और इस एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके हम प्लेन मिरर के लिए ठीक है ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर्स के लिए ऑब्जेक्ट इमेजेस की रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या रिलेशनशिप्स आती हैं? स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप आती है, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो आता है -v/। तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है ना, तो मैग्निफिकेशन में माइनस आता है। ठीक, इस तरह से तुम याद रख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हमने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट लैटरली प्लेस किया गया है तो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया गया है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है अभी, वो माइनस लैटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर की इक्वल होती है। और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वेलोसिटी आती है। ठीक, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वो वैल्यू आती है -v²/u²। अब यहाँ पे v जो है ना, स्मॉल v और स्मॉल u जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस है, लेकिन ये जो कैपिटल vi और कैपिटल vo है ये ऑब्जेक्ट और इमेजेस की वेलोसिटी है। ठीक है, प्लेन मिरर का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा है। प्लेन मिरर के लिए मैंने रिजल्ट निकाला था कि इमेज की उतनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप लिखा था, जो कि ठीक है प्लेन मिरर के सामने जितना ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही पीछे इमेज बनती है। ठीक है, हमने प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप ना डिस्टेंस के टर्म्स में लिखी थी, क्योंकि डिस्टेंस के टर्म्स में प्लेन मिरर का केस बहुत सिंपल है, तो डिस्टेंस के टर्म्स में इमेज की पोजीशन बताना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर तुम वहां पर चाहते, जिस तरह से स्फेरिकल मिरर्स के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशंस को कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिलेट किया है, वैसे ही तुम प्लेन मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशंस को कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिलेट कर सकते थे। और वहां पे कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्या होता पता है? गेस करो। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग गेस कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और उसका आसान तरीका बताता हूँ। ये जो स्फेरिकल मिरर है जिसके लिए हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशंस को रिलेट कर लिया है, ये भी प्लेन मिरर बन जाएगा अगर इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोलेंगे इंफिनिटी चला गया। ठीक है, जो प्लेन मिरर है ना वो भी स्फेरिकल मिरर कहलाएगा विद रेडियस इक्वल्स इंफिनिटी। तो रेडियस अगर इंफिनिटी हो गई तो फोकस इंफिनिटी हो गया, और जैसे फोकस इंफिनिटी करोगे तो ये जो रिलेशनशिप है ना स्फेरिकल मिरर वाला,
फॉर रेडियस इक्वल्स टू इंफिनिटी, प्लेन मिरर के लिए अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिलेशनशिप लिखना हो वो सिंपल आता है। तुम यहाँ पे देख लो ना, तो ये 1/v + 1/v = 0, तो 1/v = -1/u, v = माइनस, ये रिलेशनशिप आता है। इससे भी पता चलता है कि ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर के लिए ओरिजिन माना जाएगा। मिरर के रिस्पेक्ट में ये सारी पोजीशंस लिखी गई हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिरर को ओरिजिन मान करके ये सारे जो फॉर्मूले लिखे, मिरर को ओरिजिन मान करके हम ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर के लिए जो रिलेशनशिप आता है उससे पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, उतना ही होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर रहता है, ठीक, ऐसा तभी हो सकता है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई इंटरमीडिएट इमेज ही होता है, ठीक है। तो लाइट रेज ऐसे करके मान लो आ रही होंगी, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट रेज निकल रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा फील हो रहा है कि वो यहाँ से आ रही है, ये इमेज बनी। और इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, प्लेन मिरर केस कह रहा हूँ, रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट रेज, ठीक है, इस पॉइंट पर मीट करेंगी, इमेज रियल होगी। इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो मिरर फॉर्मूले से पता चलता है इमेज का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने अगर हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी बताओ, मैग्निफिकेशन की वो 1 के इक्वल होगी, यहीं पे पुट करके देख सकते हो, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए v और -u इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1। तो ये रिजल्ट्स मैंने वहां पे ड्राइव नहीं किए थे, मैंने सोचा कि जब स्फेरिकल मिरर का बताऊंगा तो उसी का ये स्पेशल केस है, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर का एक स्पेशल केस है, तो वहीं से हम ये रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लेकिन प्लेन मिरर के लिए जब भी हम इमेज की पोजीशन का पता लगाते हैं तो ये मिरर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली, क्योंकि डिस्टेंस के टर्म्स में इमेज का पता लगाना प्लेन मिरर के लिए ज्यादा आसान है, तो हम डिस्टेंस वाला ही रिजल्ट लगाते हैं, हम बोलते हैं कि मिरर के सामने जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। वेलोसिटी का भी रिलेशनशिप आ गया। अच्छा हाँ बताओ कि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा, क्या होगा? अरे इसी को डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो प्लेन मिरर के लिए होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर +5 से जा रहा है तो इमेज -5 से जाएगी, और ये वेलोसिटीज ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में पोजीशन लिख रहे हैं तो मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज का भी रिलेशनशिप आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी तक की क्लास में यही बताया, और एक पॉइंट इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पिछली क्लास में बताया था, वो न्यूटन्स फार्मूला, वो हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मेरे हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्या बोलते हो? एक दो क्वेश्चंस लेने चाहिए। क्वेश्चन ये है, लेट अस से 4360, मान लो फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई है 60 सेंटीमीटर, या मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं कि पहले मैं प्लेन मिरर के लिए पूछ लेता हूँ, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए पहले पूछ लेता हूँ, फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट अस से हमारे सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारे सामने प्लेन मिरर है,
और इस प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, 10 मीटर सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है। इमेज कहाँ पे बनेगी पता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली तुम सब लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये है ए 4 3 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ये इमेज है। क्वेश्चन में कहा गया कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तुम बोलोगे कि वेलोसिटी इसको रिलेट करना है तो पहले पोजीशन को रिलेट करना पड़ेगा, और पोजीशन का रिलेशनशिप है, पोजीशन का सिंपल रिलेशनशिप है, इमेज की पोजीशन होती है माइनस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, v is the x coordinate of image, u is the x coordinate of object। तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो this will give us the velocity of image equals velocity of object, ठीक है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस यू सेलेक्ट करते हैं तो हमारे चोजन एक्सिस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +5, इमेज की वेलोसिटी -5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो तुम बोलो ये सब क्या बताया जा रहा है, ये सब तो बच्चों की का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है कि चलो ऑब्जेक्ट तो मूव कर ही रहा है, चलो एक एक करके करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करिए। सॉरी, मिरर इस बार ऑब्जेक्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इमेज की वेलोसिटी क्या हो, क्या इमेज यहीं पर रहेगी, मिरर आगे चलता जाए, आगे चलता जाए, इमेज यहीं पर रहेगी? क्या लगता है, इमेज तो आगे आएगी, क्योंकि मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हालांकि नहीं मूव करे, लेकिन मिरर के मूव करने की वजह से इमेज की वेलोसिटी, इमेज मूव करेगा, इमेज के पास कुछ वेलोसिटी होगी। कितनी होगी, सॉल्व करो, आंसर बताओ। 1 सेकेंड का टाइम देता हूँ, एक मिनट का सब। हाँ, कितना है? फिर से हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज का हमारे पास रिलेशनशिप प्लेन मिरर के लिए है, वो है इमेज की वेलोसिटी जो होगी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का माइनस। तो तुम सोचो ये 0 है, ये 0, नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि v रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये जो वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी इमेज की, वो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी। तो पहले रेस्ट में मिरर रहता था तो कोई डिफरेंस नहीं आता था, हम वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखते थे या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखते थे, वो एक ही बात होती थी। लेकिन अब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में है ना,
ठीक है, ये तो सिंपल रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से पहले से तुम्हें पता है। ठीक है, तो हमें ना अगर इमेज की वेलोसिटी चाहिए तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, और मिरर के रिस्पेक्ट में जितनी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसका रिवर्स कर दिया, मतलब उसका माइनस कर दिया, तो हमें इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में पता चल जाएगी। और एक बार इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में पता चल गई, फिर से रिलेटिव मोशन यूज करके, रिलेटिव मोशन की इक्वेशन यूज करके हम इमेज की वेलोसिटी बता सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में बताओ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी। यहाँ पर मिरर की वेलोसिटी अगर चोजन एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मिरर की वेलोसिटी -5 है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे तो तुम्हें देख कर ही लग रहा है कि मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +5 है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो तुम लिखोगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट will be equal to velocity of object minus velocity of mirror, right? And velocity of object is 0, velocity of mirror is how much? -5। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मिरर की वो +5 है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला के रिजल्ट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगी वो -5। मतलब इस इमेज को ना, अगर इमेज पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसे लग रहा होगा, सॉरी मिरर पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा होगा कि ये इमेज इसके रेस्पेक्ट में इधर की तरफ 5 से आ रही है। तो अब क्या बचा क्वेश्चन में? ठीक है, ये इसी तरह का है ना कि ये बस है मान लो, ठीक है, बस के ऊपर मान लो कोई आदमी, बस खुद 5 से जा रही है और 5 के ऊपर ये आदमी और 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा, तो इस आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ना, मिरर खुद 5 से जा रही है और मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज 5 से ठीक है ट्रैवल कर रही है, तो नेट वेलोसिटी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तुम देख के भी बता सकते हो अगर रिलेटिव मोशन का अच्छा आइडिया है, वरना तुम इक्वेशन लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स -5। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें पता है ये -5 है, ये इक्वल्स -5। ठीक है, तो मैं इतनी इक्वेशन लिख रहा हूँ, हालांकि मेरे हिसाब से बिना इक्वेशन लिखे तुम ये आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इन तीनों की कंडीशंस को ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में मिरर 5 मीटर पर सेकेंड से और इमेज जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, उसकी डबल स्पीड से आगे आ रही है। ठीक है, तो इसी केस में मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जितना राइट ट्रैवल कर रहा है इमेज उतना लेफ्ट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम केस है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको तुम लोग जल्दी से खुद से सॉल्व करके आंसर बताना। मैंने प्लेन मिरर वाला केस इसलिए लिया है क्योंकि ये सिंपल है थोड़ा, वरना यही क्वेश्चन तुम्हें स्फेरिकल मिरर के लिए पूछे जा सकते हैं। तुम लोग बोलोगे तो एक एग्जांपल स्फेरिकल मिरर का भी ले लेंगे, और नहीं बोलोगे तो ऐसा क्वेश्चन तो लेंस में बनता ही है, लेंसेस में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस बार ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट इस बार 2 मीटर पर सेकेंड, मिरर इस बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी वेलोसिटीज दे रहा हूँ, और फिगर में मैं ग्राउंड वाली वेलोसिटी ड्रॉ करूंगा, बाकी तुम लिख करके मिरर के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज ठीक है पता लगा सकती हो। ये वेलोसिटीज है। अब इमेज की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी?
सॉल्व किया, कितनी आ रही वेलोसिटी? मेरे हिसाब से इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तो ओरली भी बता सकते हो। तुम्हें बस सोचना है कि मिरर के रेस्पेक्ट में जिस स्पीड से ये आए, उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से आ गया है, उसी स्पीड से बैकवर्ड इमेज भी जाए मिरर के रेस्पेक्ट में। सिंपल है। मिरर को लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से पास आ रहा है उतनी स्पीड से इमेज भी पास आ रही है। बताओ, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज को भी 5 मीटर पर सेकेंड से अगर आना है तो इमेज की एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? क्योंकि मिरर तो खुद 3 से ट्रैवल कर रही है ना, तो मिरर के रेस्पेक्ट में 5 से आने के लिए इमेज को 8 से आना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, -8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, अगर राइट साइड को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं तो। ठीक है, चेक करते हैं इसको इक्वेशन से भी। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो तुम सीधा ये आंख बंद करके इक्वेशन अप्लाई करो। ठीक है, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror will be equal to minus of velocity of object with respect to mirror। velocity of object with respect to mirror की वैल्यू कितनी है? कि मैं कैपिटल लिख रहा हूँ इससे ताकि कंफ्यूजन ना हो। velocity of object, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +2 है और मिरर की वेलोसिटी -3 है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई +5। ठीक है, तो हम लिखेंगे इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो -5 की इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से अब इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी अगर पता चल गई तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? ये सिर्फ रिलेटिव मोशन की इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे ये माइनस और ये -3 है प्लस -5 और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इमेज की वेलोसिटी आ रही है एज एक्सपेक्टेड -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज 8 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही तो कॉनकेव मिरर के लिए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मिरर फिक्स है, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इमेज की वेलोसिटी होती है -v² टाइम्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अंडरस्टूड है कि अलग अलग पोजीशंस पर वेलोसिटीज का रिलेशनशिप अलग अलग होगा। ठीक है, वो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि जितनी देर में मतलब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज अलग तरीके से मूव करती है, और जब ऑब्जेक्ट इस रीजन में आता है तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि -∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज अलग तरीके से मूव कर रही है, और आगे के रीजन्स के लिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जा रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस से पोल जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से इमेज मूव कर रही है। तो उसकी वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, वो तुम्हें अगर वेलोसिटी मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लेन मिरर के लिए तो दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर प्लेन मिरर, तो इमेज की वेलोसिटी डायरेक्टली बता सकते हो अगर प्लेन मिरर है। लेकिन स्फेरिकल मिरर है और बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल मिरर के सामने 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, इमेज की वेलोसिटी बताओ। नहीं बता सकते। ये भी बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पे कहाँ पर है जिस इंस्टेंट पे इमेज की वेलोसिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो दोनों की पोजीशन भी चाहिए। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। एनीवे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों की पोजीशन अगर पता है, तुम ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज को रिलेट कर सकते हो। और अगर इमेज अब अगर हमारा कॉनकेव मिरर भी मूव कर रहा है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो वेलोसिटीज का रिलेशनशिप है, ये जो वेलोसिटीज का रिलेशनशिप है, सॉरी, ये जो वेलोसिटीज का रिलेशनशिप है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। लाइकवाइज ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। अगर मिरर स्टेशनरी है तब तो हम डायरेक्टली इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज सच
रिलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मिरर मूविंग है तो तुम्हें पहले मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इससे तुम्हें मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी पता चलेगी, और मिरर के रेस्पेक्ट में अगर इमेज की वेलोसिटी पता चल गई तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। ऑलराइट, अब इसमें मान लो तुम्हें क्वेश्चन, मैं इसी का एक क्वेश्चन देने वाला था, इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरे लिए काम आसान हो गया, प्लेन मिरर का सॉल्व किया और तुम लोगों को स्फेरिकल मिरर का ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, दे देता हूँ। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। मिरर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कॉनकेव मिरर यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, बता दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है ना किसी इंस्टेंट पे, लेट अस से ये वाली डिस्टेंस हमें बता दी गई है, दिस इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 60 फोकस है और उसका 1/3 to 3 टाइम्स, ओके। तो मैं क्या करता हूँ 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 80 सेंटीमीटर पर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, कल की क्लास अगर तुम लोगों ने अटेंड की होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर है। इमेज कहाँ पर बनेगी, 1/b 1/u = 1/f, ऐसे अप्लाई करोगे। अगर न्यूटन्स फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम देख सकते हो, न्यूटन्स फॉर्मूला का मतलब हमारा ओरिजिन अब फोकस पर आ गया, ठीक है। अब फोकस से हमारा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये फोकस की 1/3 लेंथ पर है, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट f/3 पर है तो इमेज 3f पर बनेगी। 3f का मतलब क्या है, 3f का मतलब क्या है, 3f का मतलब है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इमेज बनेगी वो 180 सेंटीमीटर पर बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो पोल से इमेज की पोजीशन होगी 240 सेंटीमीटर। तुम 1/v 1/u से चेक करके देख सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि इमेज की पोजीशन जो पोल से है वो 240 सेंटीमीटर है, ठीक है। इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, न्यूटन्स फॉर्मूला से तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। एनीवे, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन हमें पता चल गई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है, कि ये जो मिरर है वो एक्चुअली इधर की तरफ, ठीक है, ये इसके पास है तो इसके, ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो है मिरर की तरफ, मिरर जो है ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, लेट अस से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इसको और सिंपल कर देते हैं, मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड और मिरर मूव कर रही है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखेंगे इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है -v² / u² इस इंस्टेंट के लिए, ठीक है, टाइम्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सारी वैल्यूज बताओ कितनी कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर की वैल्यू आ जाएगी, v/u की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 240 अपॉन u की वैल्यू कितनी 80 है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर हम इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं तो हम लिखेंगे +4, ठीक है, तुम चेक कर लो, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ रही है माइनस, ये क्योंकि 3 है, स्क्वायर करेंगे 9 है, ठीक है, और 9 4 36 है, -36 मिलीमीटर पर सेकेंड।
ये इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गई, ठीक है। तो मिरर तो ऑलरेडी लेफ्ट वर्ड 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन से तुम सॉल्व कर सकते हो, वो वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। इमेज जो है ना मिरर के रिस्पेक्ट में 36 है, तो मिरर खुद 2 से ट्रेवल कर रही है, तो इमेज की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी तुम गेस कर सकते हो, वो 38 मिलीमीटर पर सेकेंड है ना। हम आंसर लिखें -38 मिलीमीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, इसको हटाओ। अब इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, अगर प्लेन मिरर से वेलोसिटी के क्वेश्चंस नीट में ज्यादा ठीक है पॉपुलर है, और लेंसेस में या मिरर में वेलोसिटीज के क्वेश्चन उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ठीक है पूछा जाता है तो तुम सॉल्व कर लोगे। हाँ, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक। अभी मैं मिरर को नहीं मूव करा रहा हूँ, अभी हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा रहे थे, ठीक है। अगर मिरर किसी ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ऑब्जेक्ट, पता नहीं मेरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया। ऑब्जेक्ट अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ऐसे मूव कर रहा है, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 होती है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है ना का रिलेशनशिप, प्लेन मिरर के लिए वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है वाई आई इक्वल्स वाई ओ। एक्स कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप तो ऐसा है, ये जो एक्स आई है ना उसको वी हम लिखते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं -u, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाती है एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में क्योंकि पोजीशंस सेम है, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो हम पहले कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर 8 हो जाएगी, इधर 6 हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इमेज की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 6, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा ही क्वेश्चन कॉन्केव मिरर में बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वाई एक्सिस की वेलोसिटी, जैसे एक्स एक्सिस के लिए तो सारी स्टोरी मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी के लिए तो रिलेशनशिप है ही हमारे पास, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का ही तो रिलेशनशिप निकाला है, वी आई इक्वल्स -v/v² इक्वल्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन वाई एक्सिस का क्या, तो वाई एक्सिस के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट वाला नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, वो हमारे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंशिएट ही तो करना है, लेकिन वो जरूरत नहीं प्लेन मिरर में। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसा पूछा जाता है, तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अच्छा भी होता है और वो बहुत पॉपुलर हो जाता है तो फिर कम पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन, वो हर बार थोड़ी पूछा जाएगा। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। वैसे मैंने प्लान किया था कि पहले मैं जो थ्योरी के थोड़े बहुत पॉइंट्स है उसको कवर करूंगा, फिर क्वेश्चंस ये सारे ले लूंगा बाद में, कोई बात नहीं, अब तो ले लिया है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है, फिर से सेम कंडीशन लेते हैं। मान लो ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में बताया गया है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो लिख देता हूँ। कॉनकेव मिरर 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है,
ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बताया गया है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, इसके बीच में, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन में बोला गया प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस पर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पर रखते हैं, मिरर से 90 सेंटीमीटर पर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? एक सेकेंड में तुम बता सकते हो कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी इमेज? तो तुम बोलोगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हम देख सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में बताई गई है 90 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, फोकस को ओरिजिन मान करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर होने का मतलब है ये f/2 पर है। तो इमेज जो बनेगी ना, सेम साइड बनेगी और फोकस से 2f डिस्टेंस पर, फोकस 60 है तो यहाँ से 120, ठीक, ये 60 यहाँ तक हो गया और यहाँ पे 120, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इमेज यहाँ पर बनेगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 120 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर यही होगा कि पोल से इमेज 180 सेंटीमीटर पर बनेगी। इसको चेक कर लो, ठीक है। ये f/2 पर है तो यहाँ से ये 2 है, f/2 ये 2 है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा f² के इक्वल होगा, वरना 1/v 1/u से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डाउट होगा तो भी पूछना, क्योंकि मैं न्यूटन्स फॉर्मूला सीधा सॉल्व कर ले रहा हूँ। लेकिन इमेज की पोजीशन अगर तुमने न्यूटन्स फॉर्मूला वाली क्लास नहीं अटेंड की है तो तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगा कि 1/v 1/u मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो और तुम देखोगे इमेज पोल से 180 सेंटीमीटर पर आएगी, अगर ऑब्जेक्ट पोल से 90 सेंटीमीटर पर है तो, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। तो ये तो सिंपल, इसमें तो कुछ हमने किया नहीं अभी। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को 90 सेंटीमीटर पर रखा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो मिरर है ना, मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को वहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। और अभी इसमें मतलब ये डिस्टेंसेस नहीं लिखता हूँ, तो इससे फिगर अनक्लियर हो जाता है, ठीक है। तुम चाहो समझो कि सोल ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इमेज यहाँ पर है पहले, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कि ये जो हमारा मिरर है ना, इसको हम 2 इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ठीक है, इक्वल हाफ्स में कट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको 0.5 सेंटीमीटर अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको 0.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि हम इनको ना 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, सेंटर से कट करके शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कट कैसे किया जाए, तो ये मिरर ले लेते हैं पहले, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें इसे काट करके ना इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेम मिरर है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं, बिल्कुल सेम मिरर है। और एक बार हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये, ठीक है, यही दोनों पार्ट्स है ना, इन्हीं दोनों को मिला करके हमारा मिरर बना है, ये एक्चुअल मिरर, ठीक है। तो इसी मिरर को हमें यहाँ पर रखना है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हमारा मिरर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 0.5 सेंटीमीटर इधर, इसको 0.5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। अब पूछा गया है कि जैसे ही हम मिरर्स को शिफ्ट करेंगे, अब मिरर बदल गया, सेम मिरर नहीं है, अब दूसरे मिरर आ गया, ठीक है। सेम मिरर तो है लेकिन मतलब उस जगह पर नहीं रखा गया है, तो उसी से कहने का मतलब मेरा यही था, क्योंकि मिरर की पोजीशन चेंज कर दी है, तो इस केस में इमेज कहीं और बननी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है
कि अगर हम इस तरह से मिरर्स को शिफ्ट करते हैं तो इमेज कितने अमाउंट से शिफ्ट कर जाएगी। ट्राई करो। क्वेश्चन में बताया गया है कि तुम लोग अगर सॉल्व कर लेते हो जल्दी से मुझे आंसर बता दिया करो, ठीक है, ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें ऐसा करते हैं ये वाली डिस्टेंस जो है दिस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 0.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, और ये मैंने पहले भी मेंशन किया है, ठीक है। ये एक मिरर है हमारे पास, ठीक है, और इस मिरर के लिए इस मिरर की वजह से ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो गई है, ठीक। मैं पहले बता चुका हूँ, मिरर हो या मिरर का मान लो हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है, तो क्या इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। अगर ये मान लो ये पहले की तरह ये मिरर रहती है, ठीक है, तो लाइट हर पॉइंट पर, तो सॉरी फोकस से क्यों, ऑब्जेक्ट से लाइट हर पॉइंट पर फॉल होती है और ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के इमेज से पास करती है, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ठीक है, सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो इसी बीच में रहती है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट इस बीच में रहती है। तो अगर तुम्हें देखना है इमेज कहाँ पर बन रही है तो एग्जैक्टली यहीं पर तुम्हें आना पड़ेगा, यहाँ पर आकर के तुम देख सकते हो इमेज की पोर्शन को, ठीक। और कोई लोकेशन नहीं है, इसी रीजन में तुम्हें रहना पड़ेगा। एनीवे अब क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो हम इस मिरर का कुछ पार्ट हटा भी देते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि इमेज ही नहीं फॉर्म होगी। इमेज तो फॉर्म होगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लाइट से मतलब हमारे मिरर पे फॉल हो रही है, अगर मिरर पे लाइट रे आ रही है, ठीक, अगर अगर ऑब्जेक्ट से निकल करके लाइट रे मिरर पर पहुंच रही है तो मिरर लाइट इसको रिफ्लेक्ट करेगा और इमेज बनाएगा, ठीक, वहीं पर बनाएगा, ठीक है। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये सारी रेज जो है पैराक्सियल रेज है, ठीक है, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, तो इमेज यहीं पर बनेगी। ये पार्ट ले या इसका ऊपर वाला पार्ट रहने दें और हम इधर वाला पार्ट हटा दें, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, या दोनों पार्ट हटा करके, ठीक है, मान लो बीच का पार्ट कहीं से हटा दें, ठीक है। अगर सेम मिरर का पार्ट है तो वो इमेज वहीं पर बनाएगा जहां पे कंप्लीट मिरर इमेज बनाती है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम सोचते हैं पहले जो मिरर था ना वो यहाँ पर था, पहले जो हमारे पास मिरर थी वो यहाँ पर थी इस तरह से, ठीक है। इस मिरर के लिए इमेज कहाँ पर है हमें पता है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ना कि मिरर को शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, मिरर को नीचे ले आते हैं। मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बस वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर रहे हैं। वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करने से क्या चेंज आएगा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करने से क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा कि इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना वो वहां पर नहीं रहेगा जहां पर पहले था। तो अभी ना मैं सिर्फ ये नीचे वाले पार्ट के लिए सोचता हूँ कि ऑब्जेक्ट की इमेज ये नीचे वाला पार्ट कहाँ पर बनाया, क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये नीचे वाला पार्ट वहीं पर बनाएगा जहां पर पहले, ठीक है, दोनों दोनों पार्ट्स जब यहाँ पर कनेक्टेड थे तब जहां पर इमेज फॉर्म हो रही थी, अभी भी क्या इमेज वहीं पर फॉर्म होगी, या फिर इमेज की लोकेशन चेंज होगी? तो अगर हम इस पार्ट को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 0.5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देते हैं और कोई चेंज नहीं करते हैं मिरर में, मेरे को थोड़ा भी टिल्ट नहीं किया, जैसे था मिरर बिल्कुल वैसे है, बस थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर दिया, तो उससे हमने किया क्या है कि ये इसको पूरा मिरर ही मानो, ये पूरा मिरर जहां पर इमेज फॉर्म करेगा ना, ठीक है, वहीं पर ये वाला पार्ट भी इमेज फॉर्म करेगा। तो इस कंप्लीट मिरर के लिए जो कि नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, इस कंप्लीट मिरर के लिए सोचते हैं इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये जैसे हमने 0.5 सेंटीमीटर मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब है कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्चुअली 0.5 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 0.5
सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट हो गई। अब इसको तुम्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भूल जाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस अब है ही नहीं, ये तो पिछले मिरर की। अब असली प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और इसके लिए जो फोकस पॉइंट्स हैं और बाकी फोकस इसका यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर आ ही नहीं रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चला गया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसे निकालते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज निकालने के लिए इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके लिए एक्सटेंडेड इमेज निकालते हैं, और एक्सटेंडेड इमेज का जो टॉप पॉइंट होता है वही पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। ठीक है, वही पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे ही हमने इसको शिफ्ट किया ना 0.5 सेंटीमीटर, इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही 0.5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो अब ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, ये मानते हुए कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि हम ठीक है बना तो रहे हैं इस पार्ट की वजह से इमेज, लेकिन इस पार्ट की वजह से इमेज वहीं पर आएगी जहाँ पे इस पूरे पार्ट की वजह से इमेज आएगी, और इस पूरे पार्ट की वजह से इमेज कहाँ पर आएगी, कैसे पता लगाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड बॉडी मानकर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सॉल्व करो। ठीक है, वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा क्लास में, तो इसमें ज्यादा टाइम मैं अननेसेसरीली तो नहीं दे रहा हूँ। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है ना उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस मिरर की वजह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? अरे अभी भी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, अभी भी ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पर है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी? वो तो चेंज नहीं होगी ना, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पोजीशन पोजीशन तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए वैसे ही निकालते हैं जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं। तो इमेज जो है ना वो तो 180 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो गई। लेकिन क्वेश्चन है कि इमेज का साइज क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंसेस मैं लिख देता हूँ कि इमेज अभी वहीं पर फॉर्म होगी, लेकिन एक्सटेंडेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक, अभी ऊपर वाला पार्ट इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, इससे तुम्हें मैं चाहता हूँ इससे ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला पार्ट, इसको देखो ही मत। ठीक, वैसे इस हाईलाइट लेंस और ज्यादा दिख रहा है, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट को देखो सिर्फ। ठीक है, ओके। हाँ, तो पहले पोजीशन क्या होगी? तो मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पोजीशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सारी डिस्टेंसेस ठीक है सेम है। तो ये वाली डिस्टेंस हम बोलेंगे 90 सेंटीमीटर है, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इमेज ड्रॉ करें, तो इमेज फॉर्म हो रही है 180 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 सेंटीमीटर। ठीक, पोजीशन पता चली इमेज की। अब इमेज की मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ना इसको अगर तुम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते, वैसे तुम्हें अगर कोई सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह में ये मिरर फॉर्मूला ही तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फोकस का कोऑर्डिनेट तुम लिखोगे -60 है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -90 है, और मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज की कोऑर्डिनेट आ रही है -180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिखेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u। ठीक है, और दोनों नेगेटिव है, ये लिखे माइनस ऑफ, ठीक है, -180 -90, और ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है -2 के इक्वल। और -2 का मतलब है ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसकी डबल साइज की इमेज बनेगी, और वो इन्वर्टेड होगी। तो ये नीचे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अपराइट था, तो जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, उसका साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट की साइज का डबल।
यही हुआ ना मैग्निफिकेशन का मतलब। तो ऑब्जेक्ट का साइज 0.5 है, तो ये 1 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। यानी कि जो इमेज बनेगी ना इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर ये लिखेंगे I1, ठीक है। इसको हम कुछ अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। जो इमेज फॉर्म होगी उसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, इमेज इमेज इमेज, ये मान लो हमारे लिए 1 सेंटीमीटर की इमेज बन गई, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है I1। बिल्कुल यही काम ऊपर वाले पार्ट के लिए भी करेंगे। ऊपर वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर आ गई है। ऊपर वाले पार्ट के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैलकुलेट कर पता लगाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों मानेंगे, ठीक है। और इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ कहाँ पर बनेगी, 180 सेंटीमीटर पर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें वही होंगी जो कि नीचे वाले पार्ट के लिए होगी। और तुम्हें यहाँ पर भी पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट 0.5 है, तो इमेज की हाइट होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैसे ही हम कट करके मिरर को, कॉनकेव मिरर को सेपरेट करेंगे तो इमेज कितनी दूर सेपरेट हो जाएगी। तो मिरर को तुमने 1 सेंटीमीटर से सेपरेट किया और इमेज 3 सेंटीमीटर से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। हमारा आंसर होगा कि इमेज सेपरेट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर से, ठीक है। यही क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था, नहीं किया था, ठीक है। अब क्वेश्चंस हो गए, अब ठीक है। थ्योरी के वो पॉइंट्स जिनको डिस्कस करने के लिए आज की क्लास हमने रखी है, कि नेक्स्ट क्लास में हम मिरर्स डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो अलग अलग पोजीशन में इमेज का नेचर क्या होगा हम लोग को डिस्कस करना है, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मुझे पता है कि अगर मैं रीजन बताऊंगा तो तुम रे डायग्राम से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम बना करके इमेज के बारे में सारी चीजें बता सकते हो, कहाँ पर बनेगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी, और इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम इमेज के लिए बता सकते हैं रे डायग्राम से। लेकिन हम न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करके ये सारी चीजें डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें एक बार मैं, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ, मेक श्योर करने के लिए कि ये पॉइंट्स तुम्हें पहले से, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो। क्या क्या पॉइंट्स, पहला पॉइंट है कि रियल और वर्चुअल। रियल वर्चुअल क्या होता है वो तो तुम्हें पता है, लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए कब कोई ऑब्जेक्ट रियल होगा, कब कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, वो बता सकते हो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पर रखा है, रिफ्लेक्टिंग साइड में कहीं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट रियल होगा, ऑब्वियस है। रिफ्लेक्टिंग साइड में अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है। अब इमेज के बाद नहीं, इसके बाद हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट ये मिरर के बैक साइड में चला गया। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंसिडेंट लाइट रेज को मीट करने वाला, इंसिडेंट लाइट रेज जिस पॉइंट पर मीट करती है, तो बैक साइड में तो कोई लाइट आएगी नहीं। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दोनों दोनों रिफ्लेक्टिंग साइड में एग्जिस्ट करेंगी। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में क्योंकि कोई लाइट रे आएगी ही नहीं, तो इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअली नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे एक्चुअली मीट कर ही नहीं सकती, ठीक। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट बैक साइड में दिया गया है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअली होगा। और सेम आर्ग्यूमेंट हम इमेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इमेज लेफ्ट साइड में है, मिरर के सामने है,
ठीक, इस रीजन में कहीं पर भी अगर इमेज लाई कर रही है, इसका मतलब है कि इमेज रियल है। ठीक, क्यों? क्योंकि इस रीजन में लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इसी रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे इमेज रहने का मतलब है लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट से पास कर रही होंगी। ठीक, इमेज रियल होगी। वर्चुअल कब होंगी? तब होगी जब इमेज मिरर के बैक साइड में बन रही है। अगर यहाँ पर इमेज बन रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई लाइट गई ही नहीं, सारी लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग साइड में एग्जिस्ट करें। इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी इसी साइड में है। अगर इमेज बैक साइड में फॉर्म हो रही है, इसका मतलब यही हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ से आती हुई हमें अपीयर हो रही होगी। ठीक है, तो ये इमेज वर्चुअल है। ठीक है, तो तुम देख के बता सकते हो कि मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है या इमेज है, वो हमेशा रियल होगा। अगर मिरर के मिरर के बैक साइड में ऑब्जेक्ट या इमेज है तो हमेशा वर्चुअल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रियल हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड में होगी, ठीक है, और वर्चुअल हमेशा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है रियल वर्चुअल तो समझ में आ गया कि इमेज कब रियल होगी वर्चुअल होगी, हम सीधा देख के बता सकते। अगर इमेज इधर बन रही है रियल है, इमेज इधर बन रही है वर्चुअल है। कैसे बताएंगे कि इमेज एनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी, और कैसे बताएंगे कि इमेज इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। ठीक है, तो इन्वर्जन बताने के लिए और एनलार्जमेंट बताने के लिए इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू स्फेरिकल मिरर के लिए होती है -v/u, और इस रिजल्ट से हमें पता चल रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का साइन देखते हैं। तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन के साइन का मतलब होगा कि इमेज इन्वर्टेड है या नहीं। तो मान लो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इरेक्ट रखते हैं। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज इरेक्ट है। ठीक है, तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है वो मैग्निफिकेशन के साइन से पता चलेगा। ठीक है, तो तुम इस एक्सप्रेशन को देख करके बताओ कि किस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। बताओ जल्दी। हाँ ठीक है, तो मैं इसमें कंक्लूड करता हूँ, टाइम हो गया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देख करके बता सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में, क्योंकि अगर v का साइन और u का साइन सेम रहेगा, इसका मतलब यही होगा ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सेम साइड में। ठीक है, अगर मान लो v नेगेटिव है, u नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो दोनों मिरर के सामने। ठीक है, या v पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों मिरर के पीछे है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर की सेम साइड में रहेंगे, यानी कि v का साइन और u का साइन सेम होगा, तो उस केस में हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, इमेज इन्वर्टेड बनेगी। इसका मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर की सेम साइड में रहते हैं ना, तो एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, एक नीचे है तो दूसरा ऊपर होगा, दोनों ऐसे हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर है तो ये दोनों इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज ऐसे आएगी। क्या क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देख करके तुम आसानी से बता सकते हो कि सेम साइड अगर है, ठीक है, अगर सेम साइड है, किसके सेम साइड? मिरर की, तो हमेशा इन्वर्टेड होगी इमेज। ठीक है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से बता सकते हैं। और अगर दोनों अपोजिट साइड है, अगर
अगर इधर ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर इमेज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, इमेज नेगेटिव है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो नेगेटिव होगा और माइनस के साथ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और इमेज राइट में है, मान लो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, अगर ऑब्जेक्ट इमेज ऑपोजिट साइड है तो उस टाइम में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर है ना तो इमेज भी इसी साइड आएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी इसी साइड आएगी, इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। वैसे तुम लोगों को ये ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा स्टफ है और ये डिफिकल्ट है? अरे दो तीन थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सबसे आसान टॉपिक है। इन्वर्टेड, और इसमें क्या होगा इधर। ठीक है, सबको आसान बोलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, सबको आसान नहीं बोलता हूँ। मतलब ऐसे तो सभी आसान है, लेकिन रिलेटिवली तो हम बता सकते हैं ना, तुम्हारे कोर्स में बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में कह रहा हूँ कि ऑप्टिक्स सबसे इजी है। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि कब इन्वर्जन होगा नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट ये बताओ कि कब इमेज का साइज बढ़ेगा, कब इमेज का साइज कम होगा। अब साइन को भूल जाओ, ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इस रेशियो को देख करके बता सकते हैं कि अगर v ज्यादा होगा, v ज्यादा का मतलब क्या है, इमेज अगर ज्यादा दूर होगी तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, तो इमेज का साइज भी ज्यादा होगा। इमेज अगर दूर है तो इमेज ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, अब सोचते हैं कि अगर इमेज पास है, v कम है, u ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो v ग्रेटर देन u है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। ठीक है, और हम बोलेंगे इमेज का जो साइज है, इमेज की जो साइज है वो ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की साइज से। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, इमेज पास है और ऑब्जेक्ट दूर है। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज पास है। उस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगी, इमेज छोटी हो जाएगी, इस बार ऑब्जेक्ट बड़ी हो जाएगी। तो इससे पता ये चलता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज में जो भी पॉइंट मिरर से ज्यादा दूर होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। वैसे तुमने अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें जो जब हमने डिराइव किया था मैग्निफिकेशन का रिजल्ट, अगर उसका उसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसे रखा था, तो वहां पे पता है ये जो रे डायग्राम बनाया था, ये दोनों एंगल सेम थे और ये सिमिलैरिटी से, ठीक है, हम लोगों ने इनके साइजेस का रेशियो लिया था। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, जो पॉइंट दूर आएगा ना उसका साइज ज्यादा ही होगा, जो पॉइंट पास आएगा, ठीक है, उसका साइज कम होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पास है तो वो छोटी होगी, इमेज पास है तो वो छोटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो वो बड़ी होगी, इमेज दूर है तो वो बड़ी होगी। सिंपल है। तो साइज किसका ज्यादा वो बताना तो और आसान है। इफ इसको सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं, v इज ग्रेटर देन u, ठीक है, देन इमेज इज ग्रेटर देन, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना पड़ेगा वरना कोऑर्डिनेट में कंफ्यूजन होगा। इफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज फार्दर देन इमेज, in that case object size will be greater than image size. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब जल्दी जल्दी मुझे न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करके ना हम हर अलग अलग रीजन में बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ अगर तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम फोकस, इमेज की पोजीशन फ्रॉम फोकस का जो प्रोडक्ट होगा वो एफ स्क्वायर की इक्वल होगा। तुम लोग सोच रहे हो कि न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को रिलेट किया है। ठीक है, हमने मैग्निफिकेशन वाला रिजल्ट तो इस केस में निकाला ही नहीं है। ठीक है, मैग्निफिकेशन वाला भी तो रिजल्ट बताना पड़ेगा, ये तो सिर्फ पोजीशन का रिजल्ट है ना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे तब क्या करेंगे, पोजीशन के बाद मैग्निफिकेशन भी बतानी पड़ती है, उसका भी रिजल्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तुम लोग पूछोगे तो बता दूंगा, ठीक है, वरना नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम लोग वैसे खुद से भी थोड़ा बहुत सोचो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके।
तो ये 4 रीजन्स है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। बता चुका हूँ कि ठीक है, इस बार हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन फोकस से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट से पता चलता है दोनों की कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस के सेम साइड रहेंगी, जिसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इसी साइड होगी, ऑब्जेक्ट राइट साइड में फोकस के तो इमेज भी फोकस के राइट साइड में होगी। दूसरा पॉइंट ये बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट एफ स्क्वायर होने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर है तो इमेज फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पर होगी, ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो इमेज फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर होगी। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रीजन 1 में रखते हैं तो इमेज यहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट को अगर रीजन 2 में रखते हैं तो इमेज रीजन 1 में बनेगी। ठीक है, लाइक वाइज ऑब्जेक्ट को 3 में रखा इमेज 4 में, और अगर ऑब्जेक्ट को 4 में रखा इमेज 3, मतलब ये दोनों रीजन जो है ना 1 और 2 वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक में ऑब्जेक्ट तो दूसरे में इमेज, और 3 और 4 जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, एक में ऑब्जेक्ट दूसरे में इमेज। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया मैं बता दे रहा हूँ, और तुम लोगों को बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग इमेज सबसे पहले कहाँ पर बनेगी। ठीक है, उसके बाद इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एनलार्जमेंट और इन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मान लो -इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में, फिर फोकस से पोल के बीच में, फिर पोल से प्लस इंफिनिटी। ठीक, अब एक एक करके हर एक रीजन के लिए बताओ। सबसे पहले इमेज की पोजीशन कहाँ पर बनेगी, इमेज कहाँ पर आएगी, मैं इसको हाईलाइट भी करता जाता हूँ। हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, इमेज कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर, रीजन 2 में बनेगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है। तो इमेज के लिए आंख बंद करके तुम्हें बोल दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में बनेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि रियल या वर्चुअल, ठीक, रियल या वर्चुअल। अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए पहले लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट अगर, ठीक है, पोल से आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, एक केस है यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल। इमेज के लिए बताओ, अगर इमेज यहाँ पर बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में तो मेरे के सामने बन रही है तो इमेज भी रियल होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इमेज का साइज बताओ और इमेज का इन्वर्जन बताओ। बताओ एक एक करके, पहले साइज बताओ, इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी। तुम देख सकते हो इमेज पास है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है तो इमेज यहाँ बन रही है, इमेज पास है, इमेज छोटी बनेगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो इमेज है ना वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट इमेज, क्योंकि दोनों मिरर के सेम साइड में, और मिरर के सेम साइड में रहने का मतलब हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब इसी तरह से एक एक करके बाकी रीजन्स के लिए भी तुम जल्दी जल्दी मुझे बता दो। इस बार हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, रीजन 2 में रखते हैं, बाकी चीजें तुम बताओ। इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज रीजन 1 में बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पे हम लिखे -इंफिनिटी से फोकस तक। कैसी बनेगी इमेज, रियल बनेगी क्योंकि मिरर के सामने। एनलार्ज होगी या डिमिनिश, इमेज दूर बन रही है तो इमेज बड़ी होगी, इमेज एनलार्ज हो जाएगी। इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सेम साइड में है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इस बार, ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं, इस बार ऑब्जेक्ट हाँ यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रियल है, इमेज कहाँ बनेगी, तो हम बोलेंगे 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स है, तो इस बार जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, ये कलर इसमें क्या हो गया, ठीक है, हाँ हाँ, तो इमेज कहाँ पर बनेगी बताओ, इमेज इधर बनेगी यहाँ पर।
इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, ये इमेज बनेगी। तो हम लिखेंगे इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड प्लस इंफिनिटी, विच मीन्स इमेज कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी? इस बार कैसी होगी? इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि वो एनलार्ज होगी या डिमिनिश होगी। तो तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट पास है, इमेज दूर है, ठीक है। तो इमेज दूर है तो देखो पोल से चलते चलते ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो इमेज जो पोल से चलते चलते प्लस इंफिनिटी पर जाती है, ठीक है। उसके लिए रे डायग्राम्स बनाओगे ना तो थोड़ा और हम लिखेंगे इमेज क्योंकि दूर है इस टाइम में। ऐसे भी देख सकते हो ये दोनों रीजन जो है ना, ये वाले और ये दो दूर वाले रीजन है, इसमें जो भी पॉइंट रहेगा वो बड़ा होगा, और ये दोनों पास वाले रीजन है, ठीक है। ये दोनों मिरर के ज्यादा पास है, तो इसमें जो भी पॉइंट होगा वो छोटा होगा। ओके, ये एनलार्ज एंड क्योंकि इस बार दोनों मिरर के ऑपोजिट साइड्स में, तो इमेज इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और चौथे रीजन के लिए क्या होगा, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया है, पोल और प्लस इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इमेज रीजन 3 में बनेगी, और इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी, और इमेज रियल बनेगी, ठीक है। और इमेज कैसी बनेगी, बड़ी होगी या छोटी होगी? तो वो डिमिनिश्ड हो जाएगी क्योंकि पास आ गई है इमेज, ठीक है। और इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड? इरेक्ट होगी, ठीक है। अब इसमें मतलब इतनी सी चीज अगर तुम्हें पता है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तुम अच्छा इसमें देख सकते हो कि तुम इस पे देख, हाँ सर दूसरा है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, ये, हाँ हाँ सर इसमें इमेज बनेगी ना माइनस इनफिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, थैंक यू तुम लोग ये इसको, इसी मैं इस रीजन की बात कर रहा था, थैंक यू। ठीक, इसको तुम लोग बताना, कुछ भी गलती हो ना तो तुम्हें बताना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि वो ऐसे ही वीडियो में चला जाता है और उसको फिर एडिट करने का मौका भी नहीं मिलता है, और वो अलग से उसका ऑप्शन नहीं होता है, या तो पहले से मैं एडिट करके अपलोड करूँ, ठीक है। यहाँ और कुछ, और सब ठीक है? ओके, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि किस किस केस में इमेज रियल बने, ठीक है। रियल इमेज बनने के लिए क्या कंडीशन है? तो रियल इमेज बनने के लिए हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट भी रियल हो, इमेज भी रियल हो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से फोकस के बीच में, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्चुअल इमेज किस कंडीशन में? एक ही कंडीशन है जिसमें इमेज वर्चुअल हो जाएगी, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इमेज पोल और इन्फिनिटी के बीच में बैक ऑफ द मिरर में फॉर्म होती है, और वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। ठीक है, मैंने कॉनकेव के लिए ये काम कर दिया है, अब मेरे पास एनर्जी नहीं है। तुम लोग कॉन्वेक्स के लिए बिल्कुल यही काम करोगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से, ये तुम्हें खुद से मतलब क्लास की बात करना है, और अलग से तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग रीजन्स के लिए इमेज कहाँ कहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है, तुम्हें बताना होगा, और इमेज का नेचर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। रियल होगी या वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी, और इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ठीक है। कर लोगे खुद से, वो बताने की तो जरूरत नहीं है ना, ठीक है। वैसे कॉन्वेक्स के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, वो जो 4 रीजन्स हैं वो कैसे हैं पता है ना तुम्हें? तो ये पॉइंट है पोल, ये पॉइंट है मान लो
फोकस ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, तो ये फोकस वाली लाइन है। ठीक है, ये फोकस वाली लाइन है। ठीक है, और ये 4 रीजन्स डिवाइड हो गए, 1 2 3 4। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रीजन 1 में रखते हैं तो इमेज यहाँ पर बनती है। तुम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूनिक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब भी तुम रियल ऑब्जेक्ट तो यही बता सकता है, रियल ऑब्जेक्ट रखोगे, जब भी तुम रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखो तो उसकी वर्चुअल इमेज ही बननी है, उसकी रियल इमेज बन ही नहीं सकती कॉन्वेक्स मिरर में। वैसे ऐसा प्लेन मिरर में भी हो रहा था, प्लेन मिरर में तो 2 ही रीजन थे, वहां पे अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर तुम रियल ऑब्जेक्ट रखते हो तो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और वो पोल और फोकस के बीच में यहीं पे फॉर्म होगी। ठीक है, अब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखते हो तो रियल इमेज फॉर्म हो जाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखते हो तो वर्चुअल इमेज इधर फॉर्म हो जाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखते हो तो वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है। कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस में रखा गया है, वही एक इकलौता केस है जिसके लिए इमेज, ठीक है, रियल फॉर्म हो रही है। ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में इमेज, ठीक है, बाकी सारे केसेस में इमेज वर्चुअली है। ठीक है, ठीक है, तो इसको तुम कंप्लीट करके है ना, बाकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, और अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल की क्लास में एप्लीकेशन करेंगे मॉर्निंग में 8 to 10:30। कल तुम लोगों की क्लास है दिन में?